नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? सो अब आगे हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड नेम रिएक्शन की बात करें तो अब इसके एल्डोल के बाद हम पढ़ते हैं कैनिजारो रिएक्शन। देखिए, कैनिजारो रिएक्शन की बात की जाए तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे एल्डोल में पढ़े कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है एल्डोल देते हैं। ये क्या है कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, यानी कार्बोनिल कंपाउंड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। कैसे, क्या होता है इसमें? देखिए, अगर मान लीजिए हम ये लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड, जब इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड NaOH के साथ कराते हैं तो ये दो कंपाउंड में चेंज हो जाता है, एक एल्कोहल और एक एसिड का सोडियम सॉल्ट। एल्कोहल तो क्या हुआ, ये रिड्यूस हुआ तो एल्कोहल, और ये ऑक्सीडाइज हुआ तो ये, यानी एक प्रकार से ये रिडक्शन हुआ, ये हुआ रिडक्शन, और दूसरा जब ये यहां गया तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। खास बात कि कार्बन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन ही रिड्यूस हो जा रहा है, तो सेल्फ कैनिजारो इज अ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। सेल्फ कैनिजारो का मतलब कि क्योंकि दो है ना भाई, तो इसका दो मोल लिए गए होंगे, तो जब दो आइडेंटिकल कार्बोनिल कंपाउंड के दो मोल लोगे तो अपन उसको सेल्फ कैनिजारो कहेंगे। यानी हम कहेंगे कि सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन इज अ डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। ये देखिए, इज अ डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। क्लियर? अब देखिए, बात समझिए, यहां कंसंट्रेटेड NaOH लिखा होगा या 50% NaOH, 40%, 60% ऐसे लिखा होता है। क्लियर? मैकेनिज्म देखिए, सब इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म सब इंपॉर्टेंट है इसका। देखो, जब इसका रिएक्शन OH माइनस से होता है तो देखो होता क्या एग्जैक्टली में, क्योंकि यहां अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, एसिड बेस हो जाए तो ये पाई बॉन्ड यहां ब्रेक करता है और ये यहां अटैक करता है। तो पहला स्टेप होता है ये, चेक करो बेटा, देखो दूसरा जो स्टेप होगा इसका, जो उसका दूसरा मोल है उससे ये रिएक्ट करेगा। क्लियर? अब क्या होता है, देखो ये यहां गया, ये O माइनस का तगड़ा प्लस आई, ये H माइनस को यहां शिफ्ट करा के यहां लाता है H माइनस। अब कुछ लोगों को लगा कि OH क्यों निकला, OH अगर हटा दोगे तो बेटा जोड़े ही क्यों थे फिर। दूसरी बात, हटाओगे कंसंट्रेटेड है फिर वापस जुड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो यहां से H आया तो यहां से मिल गया, देखो CH3O माइनस, चेक करो, और यहां से जब ये H माइनस अलग हुआ तो यहां पॉजिटिव आया, पॉजिटिव निगेटिव डबल बॉन्ड बना दिया, तो यहां से ये देखो एसिड बन गया, क्योंकि ये बेस है, एसिड है, तो ये आपस में रिएक्शन करके ये जो H है ये यहां एसिड बेस रिएक्शन हो गया, और CH3OH प्लस HCOO माइनस, ये इसकी मैकेनिज्म है। क्लियर? यही RDS होता है। क्लियर? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अगर आप रेट मैकेनिज्म से देखो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या लिखिएगा आप, K फॉर्मल्डिहाइड ये देखिए, ये आएगा इसका रेट। लेकिन ये क्योंकि ये इंटरमीडिएट है और कभी भी रेट में इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो इसको पहले स्टेप से अपन इसको रिवर्सिबल मान लें। पहले स्टेप से इसको K इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। देखो K इक्विलिब्रियम आएगा HCO माइनस OH दिस डिवाइडेड बाई HCHO एंड OH माइनस। चेक करो, तो इसकी वैल्यू K इक्विलिब्रियम इनटू दिस आ जाएगा। तो यहां से आप देखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो आ जाएगा वो K इंटू K इक्विलिब्रियम
HCHO का स्क्वायर OH माइनस। चेक करो तो ऑर्डर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3। चेक करो बेटा, ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका 3। ध्यान रखना, मतलब कभी जरूरत पड़े तो ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका 3। क्लियर? ऑर्डर 3 आ गया। अच्छा, एक बात और होता है कि अगर मान लो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बेस इज वेरी हाई, सो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो हो जाएगा के इक्विलिब्रियम 2 बार निकालना पड़ता है, और यहां आ जाएगा, बस याद रख लो, जरूरत नहीं है ज्यादा। ऑर्डर तब इसका ऑर्डर जो है बेटा 4 हो जाता है। वैसे जनरली कैनिजारो का ऑर्डर 3 होता है, लेकिन अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन ऐसे दिया 80%, 90%, तब जो है ऑर्डर 4 हो जाता है। क्लियर? होता क्या वो भी बता देते हैं। पहला स्टेप जो है आपका ये बना था, इसमें OH माइनस की वापस रिएक्शन होती है और फिर ये बन जाता है WN आयन। ये देखो, बस ये है। और जब इसमें वापस इससे अब इसकी रिएक्शन होती है तो यहां से यहां जाता है और ये H माइनस यहां आता है, तो यहां से मिल जाता है बेटा CH3O माइनस और HCOO माइनस, और ये रिएक्शन का RDS होता है। तो जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो ये लिखोगे, फिर इसको इससे हटाओगे, फिर ये आ जाएगा, तो उसको पहले से हटाओगे तो ऑर्डर 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? काइनेटिक्स में सब पढ़े होगे। तो ये हो गया कैनिजारो रिएक्शन का बेसिक मैकेनिज्म। अब देखो कैनिजारो रिएक्शन के बाद देखो, अगर अपन ये कहें, देखो ये कोई कंपाउंड, देखो ये कैनिजारो रिएक्शन, अगर ये कंसंट्रेटेड NaOH लिख दिया जाए तो तरीका क्या लिखने का, मैकेनिज्म नहीं लिख लेंगे, इसको ऑक्सीडाइज करो और एक बार रिड्यूस करो। ये है एल्डिहाइड, रिड्यूस करोगे तो मिलेगा एल्कोहल, और ऑक्सीडाइज करोगे तो मिलेगा एसिड, लेकिन एसिड का सोडियम सॉल्ट। क्यों? क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो गई होगी। इसको H+ मिला दोगे तो एसिड बन जाएगा, बस खत्म, आंसर ये। लिखना समझ में आया? कैनिजारो देख लो। क्लियर? कैनिजारो रिएक्शन का काम समझ में आ रहा भाई, कैसे कैनिजारो रिएक्शन लिख रहे हैं। सेल्फ कैनिजारो दोनों मोल आइडेंटिकल हो, वो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन होगी हमेशा। ठीक है, अब आता है क्रॉस्ड कैनिजारो। क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन, देखिए क्रॉस्ड कैनिजारो का मतलब क्या हुआ, द कैनिजारो रिएक्शन बिटवीन 2 कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो जैसे देखो मैकेनिज्म वही है, पहले में OH अटैक करेगा, फिर H- निकल के दूसरे पे चला जाएगा। मैकेनिज्म में बहुत चेंजेस नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा रिड्यूस होगा, बस इंपॉर्टेंट ये। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑक्सीडाइज होगा कौन सा रिड्यूस होगा, तो अपन एक लाइन बताएंगे, उससे आपको तुरंत समझ में आएगा। क्या करना है आपको, 2 कार्बोनिल कंपाउंड है, 2 एल्डिहाइड है, उन 2 एल्डिहाइड में देखो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, इन दोनों में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है। अगर आप ये पता कर पाए आंसर तुरंत आएगा। अगर इन दोनों में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, फॉर्मल्डिहाइड की, एरोमेटिक एल्डिहाइड लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, आपको पहले बताया गया था। क्या ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड जो होगा वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा। ध्यान रखिएगा, मोर रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड विल ऑक्सीडाइज्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां ये ऑक्सीडाइज हो गया तो क्या हो गया, ये देखो ये, और इसका रिडक्शन करा दो, आंसर आ गया। ये डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं है लेकिन रिडॉक्स है। क्यों? ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हो ही रहा है ना। डिस्प्रोपोर्शनेट तब होती है जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा हो, यानी कार्बन ही ऑक्सीडाइज हो रहा हो, कार्बन ही रिड्यूस हो रहा हो। इसमें ऐसा नहीं हो रहा, देख लीजिए। तो अपन कहेंगे कि ये जो है क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो क्या समझ में आया कि जो ज्यादा रिएक्टिव है उसका तो हमने करा दिया ऑक्सीडेशन और बचे वाले का करा दिया रिडक्शन, आंसर आ गया। क्या समझ में आई कहानी, देख लीजिए।
और देखिए अगर मान लीजिए ये देखिए, अब बात जरा समझिए। अब आपको देखना है कि इन दोनों में से रिएक्टिव कौन है। तो वो कैसे चेक करते हैं, कार्बन जो कार्बोनिल कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज कितना है। तो देखो यहां जो CH3 लगा है इस CH3 का होगा +I, लेकिन ये जो पैरा पे लगा है ये +I के साथ साथ प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन +H, तो ये पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा खत्म करेगा, यानी इस पे पॉजिटिव ज्यादा आएगा। यानी ये आया कि देखिएगा ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये आपका रिड्यूस हो जाएगा। देखो मेजर प्रोडक्ट, ये देखो क्या बात समझ में आई। अगला देखो, मान लीजिए ये देखिए कंसंट्रेटेड NaOH का रिएक्शन, आंसर बोलिए। तो यहाँ से देखिएगा ये आएगा, ये ऑक्सीडाइज हो गया और ये रिड्यूस हो जाएगा। देखिएगा कॉन्सेप्ट वही है, जो ज्यादा रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड हो उसको आप क्या कर दो, ऑक्सीडाइज, दूसरे को रिड्यूस, आंसर आ जाएगा। क्या भाई समझ में आया, क्रॉस क्लियर। अब आता है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, अगर हम बात करें कि यार इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन क्या है, तो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन का सीधा सा मतलब ये है बेटा, ध्यान सुनिएगा, कि इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मोल में दो एल्डिहाइड या कीटोन या हो जो एक ऑक्सीडाइज हो और एक रिड्यूस हो। जैसे ये देखिए ये है आपका ग्लाइओक्सल, क्या है, ग्लाइओक्सल, ठीक है। और इसको अगर ग्लाइओक्सल कंसंट्रेटेड NaOH मिला दो तो ये ऑक्सीडाइज हो गया मान लीजिए और ये रिड्यूस हो गया। ये देखो चेक करो। इसी तरह क्लियर करो, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है और बोलेगा टोटल स्टीरियो आइसोमर ऑफ D। देखो क्वेश्चन समझो, यहां पे क्या है कि एक एल्डिहाइड है, कीटोन है। देखो तो दोनों की रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, एल्डिहाइड की, यानी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज और ये रिड्यूस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो इसको रिड्यूस करिएगा तो ये मिल जाएगा और इसको ऑक्सीडाइज करिएगा तो ये एसिड का सॉल्ट। H+ मिलाया है तो ये C जो हुआ, ये देखिए ये हो गया बेटा C। ये देखो C बनते ही ये है, क्या है, ये है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। और अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हीट करते थे तो क्या मिलता था, लैक्टाइड टाइप स्ट्रक्चर। याद आया बेटा। तो यानी ये जो D होगा समझिएगा होगा PHCH COO CO CHPH, ये कंपाउंड, इट इज अ लैक्टाइड। पिछली क्लास में बताए थे।
और इसमें बोले थे कि इसका जो फॉर्म होगा उसमें कोई सिमेट्री नहीं होगी, लेकिन ट्रांसफॉर्म में पीओएस होगी, तो ट्रांसफॉर्म का मिरर इमेज नहीं बनेगा और सिस फॉर्म का मिरर इमेज बनेगा। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स जो आएंगे और अच्छा क्वेश्चन बना दे। इसमें पूछेगा टोटल डाइस्टीरियो आइसोमर पेयर बताओ, टोटल डाइस्टीरियो आइसोमर पेयर। सो अगर बाई चांस कभी पूछ ले तो टोटल डाइस्टीरियो आइसोमर पेयर्स इक्वल टू पता क्या आएगा 3C2 - 1, 3C2 - 1। क्यों कि टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बेटा 3, तो 3 अगर हैं तो 3 के पेयर निकालने के तरीके क्या होंगे 3C2 माइनस रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर कितने होंगे 2 ऑप्टिकली एक्टिव, 1 रेसमिक मिक्सचर, क्योंकि जो पेयर है वो रेसमिक मिक्सचर कभी भी डाइस्टीरियो आइसोमर नहीं होता और बाकी सारे पेयर जो डाइस्टीरियो आइसोमर होते हैं। तो इसका मतलब क्या करो टोटल में से रेसमिक मिक्सचर माइनस कर दो, देख लो। क्लियर? पहले बताओ समझ में आया? कैनिजारो समझ में आया भाई? कैनिजारो कैसे करना है क्लियर हो गया? कैनिजारो रिएक्शन बहुत आसान सा रिएक्शन है, इसमें कोई ऐसा तीरंदाजी काम नहीं है। अब इसी से मिलती जुलती रिएक्शन होती है बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, मिलती जुलती है। बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। सो बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, मिलती जुलती रिएक्शन है। क्या है? PH CO CO PH, इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजिल, ये देखो। क्लियर? और इसमें जब कंसंट्रेटेड NaOH मिलाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन है, क्यों कंसंट्रेटेड NaOH देख के लगता है कि ये कैनिजारो है, और इसका प्रोडक्ट जो आता है ये आता है। देखिए अगर इसमें H+ मिला दें सो PHCOH ये है बेंजिलिक एसिड, ये है बेंजिलिक एसिड। क्लियर? अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है समझिएगा। मैकेनिज्म देखो, जब इसमें OH- का रिएक्शन हुआ तो OH- एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। दोनों सेम है तो कहीं भी अटैक कर लो। अगर डिफरेंट होते तो देखते रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है। तो ये यहां गया, ये आया, तो देखो यहां से क्या मिला PHCO- OHCOPH। चेक करो बेटा, इतनी बात क्लियर है? अब होगा क्या, O- का बहुत तगड़ा प्लस आई होता है, तो ये क्या करता है ध्यान से देखना, ये क्या करेगा, इसको हटाने का तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इसको हटाओगे तो मतलब ही नहीं है। तो ये O- इस ग्रुप को भगा देता है, यहां आ जाता है और ये यहां चला जाता है। देखो तो जब ये PH- निकला तो यहां पॉजिटिव आया, पॉजिटिव निगेटिव डबल बॉन्ड आ गया, तो यहां डबल बॉन्ड और ये OH चेक करो, और यहां पे देखो O- एक PH था और एक PH और आ गया, ये देखो। क्लियर? अब ये क्या होगा, ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, जिससे देखो क्या मिला O- COH PH PH, ये देखो ये है। बाकी बाद में एसिडिफाई कर देंगे, देखो ये बन गया। क्लियर? ये है बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, देख लीजिए। जैसे और देखिए कंसंट्रेटेड NaOH, देखो अब देख के लगेगा नहीं क्या करना है, अगर आपको आइडिया ही नहीं है बेंजिल बेंजिलिक एसिड का तो आपसे नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है देखो, ये इसका प्रोडक्ट है, ये देखो, ये देखो
चेक करो, क्या ये बात समझ में आई? देख लो, अभी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्लियर? ठीक है। अब इसमें होता कैसे, देखो यहां सबसे पहले OH माइनस के रिएक्शन हुई, OH माइनस का रिएक्शन हुआ तो सबसे पहले ये गया और ये आया, ये देखो। अब इसके बाद ये O माइनस का प्लस आई इस बॉन्ड को ब्रेक करा देगा, देखो, और ये ऐसे गया, यहां पॉजिटिव आया और इस पॉजिटिव में ये कार्बन का निगेटिव अटैक मार दिया, तो ये जो है 5 मेंबर रिंग हो गई। चेक करो, चेक कर लो, 5 मेंबर तो ये रिंग हो गई, और यहां से लगा है इधर से मान लीजिए C डबल बॉन्ड OH और इधर से लगा है O माइनस, और ये एसिडिक हाइड्रोजन यहां आ गया, जिससे आंसर आ गया। ये देखो, चेक कर लो भाई, क्लियर है? बाकी एसिड बेस रिएक्शन करा देंगे तो आंसर आ जाएगा, एसिड आ जाएगा, देख लीजिए। और देखो, अगर इस तरह कंपाउंड हो और इसमें कंसंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन करा दो तो इसका भी देखो क्या बन जाएगा आंसर। ये देखिए, सेम, समझ में आया? देख लो भाई, क्या भाई समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो बोल दीजिए, पक्का? क्लियर? चलिए अब देखो, एक बात समझो, अब इसमें क्या है कि ये तो समझ में आ गया। अब ये होता है कि भाई जो कंपाउंड है, कौन कौन से कंपाउंड कैनिजारो देते हैं, कौन से नहीं देते हैं। तो जनरली हम लोग ये बात करते हैं कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिजारो देते हैं। जैसे देखिए, अगर ये इस तरह का कंपाउंड हो, ये देखो ये कंपाउंड, अब कहा जाए ये कैनिजारो देगा या नहीं देगा, देखो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट नो कैनिजारो, नो कैनिजारो, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये क्यों कैनिजारो नहीं दिया? इसलिए बेटा नहीं देता है क्योंकि जब इसमें OH अटैक करोगे तो ये H माइनस लीव करता था, हाइड्राइड ट्रांसफर होता था, RDS याद करो। बट इसमें ये बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप है, तो जब इसमें पहला स्टेप जो होगा OH माइनस का अटैक होगा, तो यहां OH माइनस का जब अटैक होगा तो बनेगा तो इसमें ये। अब होता क्या था कि जो अगला स्टेप होता था, ये कार्बोनिल ये वाला जो एनायन है या कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करता था, और हाइड्राइड जब निकलता था तो RDS होता था, तो यानी ये H माइनस निकलेगा तो कैनिजारो देगा। लेकिन चक्कर ये है कि ये जो लगा है ये बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप होता है, यानी ये अलग होके ये कंपाउंड इसमें चेंज हो जाएगा। ये देखो, ये लीविंग ग्रुप, क्योंकि ये लीव कर जाता है इसलिए फिर हम कहते हैं कि ये कंपाउंड कैनिजारो नहीं देता। पहली बात देखो, क्लियर हुआ? क्यों ये कंपाउंड अल्फा हाइड्रोजन नहीं है लेकिन कैनिजारो नहीं देगा। दूसरा, और इस कैटेगरी में देखिए, अगर आपके पास बेंजल्डिहाइड है और ये OH है, इस पैरा पोजीशन पे अगर OH लगा है, नो कैनिजारो। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां फिनॉक्साइड बनके O माइनस का तगड़ा प्लस M इसका पॉजिटिव खत्म कर देता है। तो अगर पॉजिटिव खत्म कर दिया तो फिर कोई कैनिजारो नहीं होगी, क्योंकि पॉजिटिव ही नहीं है तो फिर अटैक कैसे करेगा। क्लियर? ध्यान रखना, ये दो कंपाउंड हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है लेकिन कैनिजारो नहीं होती। देख लीजिए, क्या भाई कैनिजारो समझ में आ गई? बेंजिल बेंजिलिक एसिड क्लियर हो गया,
पक्का? देख लीजिए, अभी कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ आ रहा है, डाउट आ रहा है। पक्का ना? देख लीजिए, गड़बड़ मत करना। सो जो है यहां से अपने को ये समझ में आया, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए CH3CHO डाइल्यूट NaOH, ए मिला, कॉपर 300 मिलाए बी मिला, कंसंट्रेटेड NaOH मिलाए सी मिला। क्लियर? H+ मिलाए डी मिला, डी को हीट किए तो E मिला। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, देखिए। क्लियर? सो देखो, CH3CHO में जब डाइल्यूट NaOH मिलाओगे तो क्या होगा? इट इज एल्डोल, कंडेंसेशन नहीं, केवल एल्डोल। यानी जो A मिला, देखिए CH3CHOH। क्लियर? अच्छा, क्लियर? ठीक है, अपने को कुछ और लिखना था अपन, सॉरी। एक्चुअली में अपन बनाना चाह रहे थे बेंजिल वाला पार्ट, वो बना ही नहीं है इसमें, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी बेंजिल वाला अपन सोच रहे थे कि बेंजिल बना के बेंजिलिक एसिड कराई जाए, बट उसमें हुआ ही नहीं, कोई बात नहीं। तो आगे देखते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्लियर? आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन या क्या कहेंगे, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्लियर? तो बेसिकली आयोडोफॉर्म बोलो या उसी को हम हैलोफॉर्म रिएक्शन भी बोल देते हैं। देखो, आयोडोफॉर्म, हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म एक जनरलाइज्ड टर्म है, आयोडोफॉर्म एक सेलेक्टिव, मतलब I2 के साथ तो आयोडोफॉर्म। सो होता क्या है इसमें, देखिए पहली बात तो ये समझें कि कौन कौन से जो कंपाउंड हैं वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। कौन कौन से कंपाउंड हैं जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। अगर अपन ये देखें कि कौन कौन से कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, तो देखो कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड having COCH3 group will give haloform reaction. Clear? कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग COCH3, ध्यान रखना, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें COCH3 ग्रुप होगा वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। ठीक है, जैसे होता क्या है, देखो सपोज ये कंपाउंड है, ये देखिए, अगर इसमें कोई भी हैलोजन, F2 नहीं लेते हैं, बाकी कोई भी ले सकते हो, X2NaOH, और इस तरह भी लिखा हो सकता है, ये देखिए। सो यहां से बनता है CHX3 प्लस HCONA। देखिए मैकेनिज्म, देखिए मैकेनिज्म में क्या होता है कि सबसे पहला काम जो है वो इसका OH माइनस का है। OH माइनस सबसे पहले रिएक्शन करके ये कंपाउंड बनाता है, ये देखिए। क्लियर है? कार्बन आयन का बनना, और यही RDS होता है, ध्यान रखना। हैलोफॉर्म का RDS ये है, जब इसकी रिएक्शन X2 से होगी तो X2 इज अ नॉन पोलर कंपाउंड, X2 इज अ नॉन पोलर कंपाउंड। तो जब X2 नॉन पोलर कंपाउंड है तो ये पोलर इसको पोलराइज कर देगा और ये निगेटिव इसके पॉजिटिव पार्ट को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे पहला स्टेप ये बनेगा।
X माइनस अलग हुआ, Na से कंबाइन कर जाएगा। अब ध्यान सुनिएगा, देखिए इसमें फिर अगर OH माइनस की रिएक्शन हुई तो क्या है कि यहां X लगने से इस हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ गई है, यानी जो पहले रिएक्ट करता तो उससे ज्यादा रेट से अब रिएक्शन करेगा। तो यहां जो है क्यों P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग मिल रही होगी, फिर X2 से रिएक्शन करेगा तो यहां C क्या आ जाएगा H X2, ये देखो वापस यही रिएक्शन होगी, चेक करो वापस NaOH X2 से होगा। तो इसमें फाइनली जब वापस X2 NaOH मिलाइएगा तो फाइनल जो आ जाएगा वो CX3COH। ये समझ में आया? ये देखिए यहां तक बात क्लियर हुई। सो फाइनल प्रोडक्ट आ चुका है CX3COH। अब क्योंकि बात जरा समझी जाए, अगर हम कहें कि ये आ चुका है, सो अगर इसमें अपन ये देखें कि भाई CX3CHO में अब OH माइनस अटैक करेगा, तो जब इसमें अब OH माइनस का आप अटैक कराओगे तो क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो अब है नहीं X से, तो ये OH माइनस यहां अटैक करेगा और CX3O माइनस HOH आएगा और O माइनस का तगड़ा प्लस आई इसको लीव करा देगा। ये देखो अभी बताए तो इसलिए कहने जा रहा हूं, नहीं दे रहा था इस तरह कंपाउंड। तो ये C माइनस X3 प्लस आ जाएगा HCOOH, ये देखिए, और यहां से एसिडिक हाइड्रोजन ये निकल के यहां आ जाएगा, जिससे फाइनल आंसर CHX3 प्लस HCONA। ये देखो ये प्रॉपर जो है इसकी मैकेनिज्म है कि भाई कैसे कैसे कई बार, मतलब जितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 बार में अलग होंगे। देखिए क्लियर? जैसे एसीटोन हेलो फॉर्म तो देगा ही भाई, COCH3 है। एक बार Cl2NaOH रेट इक्वल टू R1, Br2NaOH रेट इक्वल टू R2, I2NaOH आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, ध्यान रखना, रेट इक्वल टू R3। अब बोला R1 R2 R3 में कंपेयर करो, तो बताओ क्या कहेंगे? R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3। क्यों? क्योंकि पहला स्टेप ही RDS है। वो कोई स्टेप कौन सा था? एसिड बेस रिएक्शन। तो बाबू एसिड बेस तो तीनों का रेट सेम ही है, क्योंकि रिएक्टेंट सब सेम है, प्रोडक्ट सेम है। हेलोजन का अटैक तो दूसरे स्टेप में आया, उससे रेट का कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या भाई बात समझ में आ गई? अब देखो ध्यान से, CKM का मतलब क्लिक करो मेथड। क्लिक करो मेथड मतलब कैसे हम सीधे बिना मैकेनिज्म के आंसर लिख पाए, डायरेक्ट आंसर। देखो जैसे मान लीजिए ऐसे लिख दिया, पहले सबसे पहले देखना है कि हेलो फॉर्म रिएक्शन है, क्योंकि अगर आप ये पहचान नहीं पाए तो फिर आप नहीं कर पाइएगा। सो अपने को ये समझ में आया कि यार ये हेलो फॉर्म रिएक्शन है। अच्छा, अगर ये हेलो फॉर्म रिएक्शन है, इसका मतलब ये देखो, ये इसको देखो CH3 है भाई, COCH3 है तो हेलो फॉर्म देगा। तो ये जो CH3 है इसका आप हेलो फॉर्म बना दिया करो। ये देखो इस C का क्या बना दिया? हेलो फॉर्म। ये जो बचा इसका एसिड का सॉल्ट बना दो। ये था इसका एसिड का सॉल्ट, लो आंसर आ गया, खत्म। चेक करो, समझ में आया? इससे हेलो फॉर्म, बचा हुआ का सोडियम सॉल्ट, आंसर क्लियर। कोई भी कंपाउंड हो, लाइक अभी हम लोगों ने जो पढ़ा एस्टल्डिहाइड, ये देखो चेक करो, इधर से हेलो फॉर्म,
इधर का सॉल्ट, तो एक कार्बन का एसिड क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट। लो आंसर आ गया, चेक करो क्या प्रोडक्ट लिखना आ गया हेलोफॉर्म का, देख लीजिए। बेसिकली क्या है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। हेलोफॉर्म रिएक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, देखो कहेगा फाइंड सम ऑफ ए एंड बी इन above बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? तो एक प्रकार से आपसे जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन भी पूछ लिया क्योंकि प्रोडक्ट नहीं लिखा भाई, और रेडॉक्स की बैलेंसिंग पूछ लिया। रेडॉक्स की बैलेंसिंग क्यों भाई? बैलेंस करोगे तभी तो आएगा। तो दो तरीके हैं, या तो आप बैलेंस करो ITUS मेथड लगा के, या फिर आप थोड़ा आइडिया लगा लो मैकेनिज्म से। तो मैकेनिज्म से भी आंसर आएगा। कैसे? देखो ऐसे सोचो कि क्या हुआ जब आपने, ध्यान से सुनना, अगर एक बार आइडिया लग गया तो आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। जब आपने इसमें I2 और NaOH का रिएक्शन कराया, सो I2 NaOH का रिएक्शन कराया तो सबसे पहले OH आया, फिर I2 आया, एक H गया, फिर OH आया, फिर I2 आया, फिर OH आया, फिर I2 आया। क्या 3 I2 और 3 OH आ चुके हैं यहां तक? ना समझ में आया तो बता दीजिएगा। ये देखिए, समझ में आया भाई? एक से H आया, H अलग, मैकेनिज्म याद करो, H अलग हुआ, I2 आया, फिर H अलग हुआ, I2 आया, फिर H अलग हुआ, I2 आया, यानी 3 NaOH और 3 I2 आ चुके हैं, यानी 3 OH और 3 I2। अब इसमें फिर OH माइनस का रिएक्शन आता था, याद करो, और ये OH माइनस फिर ये आता था और CH3CO ये H आकर दो, ये एसिड बेस रिएक्शन करके यहां आ जाता था। तो यानी 3 के बाद 4 आया ना OH, यानी A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 4। चेक कर लो मैकेनिज्म से, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। तो आप क्या करो, इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए रट लो कि 3 मोल I2 4 मोल NaOH लगते हैं अगर हेलोफॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड की होती है। चेक करो। अब इसमें और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बढ़िया क्वेश्चन और बताते हैं। देखिए क्या होता है कि अपन ने थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट दिया था कि हेलोफॉर्म रिएक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बट सम एल्कोहल ऑल्सो गिव्स दिस रिएक्शन। अब एल्कोहल कौन से होते हैं? 1 डिग्री एल्कोहल की अगर बात की जाए, इन केस ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल ओनली इथाइल एल्कोहल विल गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। 1 डिग्री एल्कोहल में केवल कौन सा एल्कोहल होगा जो हेलोफॉर्म देगा? इथाइल एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल की बात की जाए तो ऑल टाइप एल्कोहल will give हेलोफॉर्म रिएक्शन। थ्री डिग्री एल्कोहल नो। ये देखिए 1 डिग्री एल्कोहल में इथाइल एल्कोहल, 2 डिग्री में जितने भी 2 ऑल्ड यानी दूसरे पोजीशन पे OH लगे हों, बगल में CH3 लगा हो, वो जो है हेलोफॉर्म देंगे। अब ऐसा क्यों? क्या होता है ऐसा क्यों? क्योंकि I2 जब NaOH से मिलाते हो ना बेटा, तो इसमें बनता है सबसे पहले NaOI। अच्छा एक बात ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं I2 X2 की बात करेंगे तो यहां 2 और यहां NaI बनता है।
क्लियर। और ये जो NaOI होता है ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी ये ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जब आपने इथाइल एल्कोहल का रिएक्शन CH2H ना बेटा, इसका रिएक्शन जब NaOI से कराया तो ये NaOI इसको ऑक्सीडाइज कर देता है एल्डिहाइड में, साथ में बनता है NaI प्लस वाटर। चेक करो, समझ में आया? और ये एल्डिहाइड तुम्हें पता ही, ये तो देते ही हेलो फॉर्म, तो ये बनते ही हेलो फॉर्म स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह देखिएगा, अगर 2 डिग्री एल्कोहल है, लाइक और इसमें हम NaOI मिलाएं तो ये देखो इसको ऑक्सीडाइज करेगा 2 डिग्री को कीटोन में, ये देखो, और ये देखो कीटोन बनते ही हेलो फॉर्म देने लगा। कहानी समझ में आई कि क्यों ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देते हैं एल्कोहल? देख लीजिए। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन ये है, फाइंड A and B, a sum of A, B, A and B in the above balanced chemical reaction। देखिए अब भाई साहब इसको बैलेंस करना तो बहुत भारी काम है। तो होता क्या है इसमें, देखिए आपको इसलिए हमने बोला था कि क्या करो कि कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कितना यूज होता है वो रट लो। तो आपको क्या बोला गया, I2 3 और NaOH 4, ये दिमाग में बैठा लो कि कार्बोनिल कंपाउंड का जब हेलो फॉर्म कराते हैं ना तो I2 3 मोल लगता है, NaOH 4 मोल लगता है। अच्छा, जब इसका कराए तो इसमें हुआ क्या, सबसे पहले I2 का रिएक्शन 2NaOH से हुआ, जिससे NaOI और NaI बना। इसका मतलब एक I2 यहां यूज हुआ, 2 NaOH। तो पहले 3 I2 थे, 4 NaOH थे। अब देखो NaOH कितने हो गए, 2 यहां एक्स्ट्रा यूज हो गया ना, तो NaOH हो गए 6, I2 हो गए 4। यानी A का वैल्यू आएगा 3, तो पहले थे बेटा 1 यहां +1, और B का वैल्यू वहां कितने देने हुए, 4 और 2। पहले बताओ समझ में आया? क्लियर है? देख लीजिए। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इंटीजर टाइप। अगला देखिए, सम एल्काइल हैलाइड। सम एल्काइल हैलाइड also gives haloform reaction। अभी वो कि यार एल्काइल हैलाइड भी देखते हैं, बिगिनिंग में तो बोले थे प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, अभी भी कह रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड है। एल्काइल हैलाइड क्यों देते हैं समझो। अगर 1 डिग्री RX है, 1 डिग्री RX में ओनली इथाइल हैलाइड, ये देखो ओनली इथाइल हैलाइड विल गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। पहली बात, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड में 2 हेलो एल्केन will give haloform reaction, and 3 डिग्री RX में
नो। क्लियर? अब देखो होगा कैसे, ऐसे कैसे, तो जब आपने इथाइल हैलाइड लिया तो इसमें जब NaOH का रिएक्शन कराओगे ना तो पहले बनेगा CH3CH2OH। ये देखो पहला स्टेप, एक NaOH एक्स्ट्रा यूज हुआ। फिर इसमें NaOI ये बना देगा CH3CHO, ये देखो, और फिर ये हैलो फॉर्म दे देगा। ये देखो, यानी दे ये रहा है, नाम इसका हो रहा है। क्या समझ में आई कहानी? तो अगर इसमें A और B निकाला जाए तो इसमें A का वैल्यू तो कितना रहेगा, जल्दी बताओ, 4, और B का वैल्यू हो जाएगा 7। 7 समझ में आया? 6 तो वहीं यूज हो गए थे एल्कोहल के केस में, एक एक्स्ट्रा यूज हो रहा है यहां, तो 7 हो गए। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना सकता है, देख लो। क्लियर? 2 डिग्री एल्कोहल में 2 डिग्री एल्काइल में 2 डिग्री एल्कोहल, फिर ओ कीटोन, आंसर देख लीजिए। इसके बाद देखो, अगर इस तरह का कंपाउंड कभी आ जाए, और इसमें I2NaOH का रिएक्शन कराया जाए, कुछ बुकों में लिखा है कि ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता, ऐसा लिखा है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बोर्ड में तो यही पढ़ाया जाता है कि आयोडोफॉर्म नहीं देता है। आपको बताएं, ये आयोडोफॉर्म बहुत बढ़िया से देता है। ठीक है, कैसे देता है ये समझना है। यहां अगर हम 14 लिख दें बीच वाले को ना, तो यहां से जो आंसर आता है ना CHI2 CHI3, ये 14 वाले से प्लस मिलता है CH3CONA, और NaI वाटर तो मिलेगा ही। देखो मैकेनिज्म क्या होगी कि सबसे पहले OH माइनस का रिएक्शन होता है। अच्छा, OH माइनस क्या है? बेस। बेस है तो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन को खोजेगा, और एसिडिक हाइड्रोजन यहां सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहां से H निकलने के बाद यहां भी रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है। तो सबसे पहला स्टेप है CH3CO CH माइनस CO CH3 14। फिर यहां I2 का रिएक्शन हुआ तो ये I यहां खिंच गया, जिससे CH3CO CHI CO CH3 बना। फिर OH माइनस के साथ रिएक्शन हुई, CH3CO C माइनस I CO CH3, फिर I2 के साथ रिएक्शन हुई, जिससे CH3CO CI CO CH3 यहां तक बन गया। चेक करो, क्लियर है? अब यहां तक बनने के बाद देखिए, ध्यान सुनिएगा कहां तक बन चुका है। CH3CO CI2 CO CH3, फिर यहां OH माइनस का रिएक्शन हुआ। अब एग्जैक्टली मैं आपको बताएं कि OH माइनस का रिएक्शन, आपको यार यहां एसिडिक यहां से निकाल दो, ऐसे ही लोग सोचते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड में जो OH माइनस का रिएक्शन होता है, आपको बताएं, तो OH माइनस हमेशा यहां अटैक करता है। वो एसिडिक हाइड्रोजन तो हम बता देते हैं कि निकाल लिया, क्योंकि जब यहां अटैक करता है फिर एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के भागता है। सो यहां जब अटैक मारे गए, ये 14 है, ध्यान रखना। O माइनस का तगड़ा प्लस आई इसको बाहर फेंक देगा, इसको बाहर फेंक देगा, तो देखो क्या मिला, ये मिल गया एसिड प्लस CI2 माइनस CO CH3। चेक करिए, ये एसिडिक वाला हाइड्रोजन ये जो देख रहे हो यहां आ जाएगा, फिर यहां से एक एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, फिर आई आएगा, और ये वाला हाइड्रोफॉर्म तैयार हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? इसके आगे तो वही मैकेनिज्म है। समझ में आया? तो कभी भी अगर 1,3 डाइकीटो कंपाउंड होगा तो ये बीच वाला हाइड्रोफॉर्म देगा, बिल्कुल आराम से देगा। मैकेनिज्म आगे लिख लोगे ना बेटा, देख लो। और देखो, जैसे यहां स्टार बना दे और इसका रिएक्शन I2NaOH से करा देना, तो यहां से देखो इधर वाला ये बन जाएगा CHI3, ये देखो बन गया,
और इधर का एसिड का सॉल्ट, क्योंकि ये रिंग में है तो एक ही साथ रहेगा। तो यहां देखो CO -Na, बीच में कितने CH2 है, 1 2 3, CH2 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 COONA। ये देखिए ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो समझ में आया हाइलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, कैसे रेट होता है, कैसे बनता है? कोई डाउट हो तो बोलो, पक्का देख लीजिए, क्लियर। क्योंकि हैलोफॉर्म में क्या होता है, सोडियम का सॉल्ट बनता है, इसलिए इसी से रिलेटेड एक रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। होता क्या है इसमें कि जैसे आपके पास RCOH है और इसमें जो है NaOH CaO, पढ़े वो सब लोग बोर्ड में भी पढ़ाई जाती है, सोडा लाइम बोलते हैं इसको। NaOH CO क्या बोलता है, सोडा लाइम, जिससे क्या मिल जाता है RH, एल्केन। एल्केन बनाने का भी तरीका है, क्लियर। सो मैकेनिज्म इसकी क्या होती है, इंपॉर्टेंट है भाई, समझना इसका इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें यहां क्या होता है कि जो RCOH है सबसे पहले NaOH से रिएक्शन करता है, जिससे RCONA बनता है, ठीक है, क्लियर। फिर इसमें क्या होता है, CO2 निकलता है जिससे R- बनता है, और यही रिएक्शन का RDS होता है। मतलब रेट डिपेंड करता है कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी पे, जितना ज्यादा कार्बेनाइन स्टेबल होगा उतना रेट होगा, और यहां से वाटर का रिएक्शन हो जाता है, RH बन जाता है, क्लियर। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट रोल है वो समझिए, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। रोल ऑफ CaO का तो कहीं रोल ही नहीं है। हमने CO क्यों लिया है, हाँ जरूरत कहां है CO की, देख लो आप, जरूरत है, देखो नहीं है। अब होता क्या है, ऐसा बुकों में क्या लिखा है, फिर सही क्या है दोनों समझेंगे। बुकों में लिखा है कि CO का रोल क्या है। CO का रोल यह है कि जो CO2 निकलती है वो CaO से कंबाइन करती है और बन जाती है CaCO3। ये देखो इसमें क्या होता है कि ये इसका PPT होता है, तो अगर ये PPT है, प्रेसिपिटेट है, तो ये सॉलिड हो गया, तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट आगे जाएगी, तो CO2 कम होगी, CO2 कम होगी तो ये रिएक्शन पूरी आगे चली जाएगी, और अपने को बात भी समझ में आ जाती है कि हाँ यार बात तो सही है। आपने जहां भी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा हो इसके नोट जरूर मिलाइएगा कि क्या लिखा है रोल ऑफ CaO, देख लीजिए। तो होता क्या एग्जैक्टली में कि देखने से तो अपने को लगता है कि यार ये परफेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो और ये गलत है, गलत है, गलत क्यों गलत, सही बताएं। रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, ये फर्जी चीज है। देखो कैसे आ जाएगा एग्जाम में तो सब निपट जाओगे, इसलिए ध्यान सुनो। होता क्या एग्जैक्टली में, यहां CaO क्यों यूज किया जाता है, यहां पे COH इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि NaOH है, NaOH के साथ रिएक्शन हुई है, क्या होता है CO यूज किया जाता है। पहली बात तो COH बहुत कम अमाउंट में CO यूज किया जाता है, CO यूज किया जाता है इसको ड्राई रखने के लिए, NaOH को ड्राई रखने के लिए, सूखा रखने के लिए यूज करते हैं। देख लो क्यों, क्योंकि अगर एक्वस हुआ तो ये तो रिएक्शन करके फिर RCOH बना देगा, तो NaOH ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो CO का पर्पज क्या है, NaOH को ड्राई रखने के लिए, ना कि ये कोई रिएक्शन। और बताएं आपको, यहां जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें जो है ध्यान रखना Na2CO3 बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनता कभी भी, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता ही नहीं है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्यों, क्योंकि जो CO2 निकलती है वो NaOH से रिएक्शन करती है, NaOH से फास्ट रिएक्शन होती है बिकॉज NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो NaOH से रिएक्शन करके वो Na2CO3 बनाता है, ना कि कैल्शियम कार्बोनेट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कभी पूछ लिया ना एडवांस में पूछ सकता है, देख लो, क्योंकि सबको पता है कि बुकों में ये लिखा है, सब गलत कर देगा, ठीक है। अब कुछ लोगों को लग रहा हो कि मैं तो यार बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूं, मेरे को तो यही लिखा है, यही सही है। ऑनलाइन ही तो देख रहे हो, गूगल माता की जय बोल के खोज लेना,
ठीक है, तो ये समझ में आया बेटा कि डी कार्बोक्सिलेशन जो है बेसिकली कार्बन कम करने का तरीका है और कुछ नहीं है। क्या भाई, कार्बन कम करने का तरीका है डी कार्बोक्सिलेशन। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं। तो डी कार्बोक्सिलेशन अपने को क्लियर हुआ। अच्छा एक बात और, क्या होता है कि जो बीटा कीटो एसिड होते हैं, बीटा कीटो एसिड, जैसे ये देखो, अगर NaOH CaO इसमें मिला दो तो इससे बन जाएगा CH3COCH3। चेक करो कैसे, समझ में आ गया? कुछ नहीं करना, CO2 निकालो, आंसर आ गया, खत्म। देखो CO2 ही तो निकालना है, आ गया आंसर। अच्छा होता क्या है, बोलते हैं बीटा कीटो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन बहुत फास्ट होता है। क्यों? यहां निगेटिव बनाओगे ना बेटा, निगेटिव तो स्टेबल हो गया ना। तो ध्यान रखना, अगर बीटा कीटो एसिड दिया है, इसको केवल हीट कर दोगे तब भी ये CO2 निकाल देता है। ये देखो, याद रखना, यानी बीटा कीटो एसिड इजिली डीकार्बोक्सिलेट। ये देख लो, अगर बीटा कीटो एसिड को आप हीट कर दोगे, खट से CO2 बाहर, ये बन गया एल्कीन। क्लियर? हैलोफॉर्म रिएक्शन क्लियर? अच्छा, इसी को जो है हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। ऐसे बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है, विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट और हैलोफॉर्म रिएक्शन ही है। बेसिकली क्या होता है कि जो आइडोफॉर्म बनता है CH3, ये येलो PPT होता है, बस इतना याद रखना है। कलर्ड होता है इसलिए आइडोफॉर्म टेस्ट हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक, और एक बात, CH3COOH, बोले ये CH3CO है, आइडोफॉर्म देगा? नहीं, नो आइडोफॉर्म। क्यों? क्योंकि COCH3 केवल कार्बोनिल कंपाउंड का, एल्डिहाइड कीटोन का, किसी और एसिड डेरिवेटिव का नहीं कि तुमने वहां भी ले लिया और काम कर दिया। नहीं, CH3CO एल्डिहाइड कीटोन का अगर अवेलेबल है तो हैलोफॉर्म होगा बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। ये कोई कंपाउंड ऐसे बना दिया गया, फिशर में बना दिया, मतलब जानते हो फिशर में कभी बना हो इसका मतलब फिक्स्ड है, और इसमें रिएक्शन NaCO की कराई गई, प्रोडक्ट बना दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन है सेलेक्ट द correct statements about the products। ठीक है, ए पार्ट है only one product is formed। Two products are formed and both are enantiomers to each other। ये देखो, सी पार्ट two products are formed both are distereo isomers to each other। and D form two products are formed and they can be
separated by अकाइरल रिएजेंट। अकाइरल एक है बेटा, अलग अलग नहीं है, अकाइरल नहीं है, अकाइरल एक ही सिंगल कंपाउंड है ना। अब ध्यान से, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मेंस एडवांस सब में बढ़िया बेहतरीन। अब चक्कर ये है कि क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे तो फिर कौन सा सही होगा पहले देख लीजिए आप अच्छे से, क्यों हटाना पड़ेगा तब समझाना है, बोर्ड भरा हुआ है। क्लियर है बेटा, हटा दें, देख लीजिए। अब जो है देखिए ऑप्शन याद रखना क्या लिखा था ना, देखो होगा क्या कि जब NaOH का रिएक्शन हुआ तो CONa बनेगा, CO2 निकलेगा तो निगेटिव चार्ज आएगा। देखिए नीचे वाले में जो है उसमें तो कुछ चेंज हुआ नहीं, और यहां पे जो है D T और निगेटिव, क्या यही तो हुआ। अब इसमें होगा क्या, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप वाटर का रिएक्शन होता है, निगेटिव सब कहां समझ में आ गया ना, NaOH का रिएक्शन CONa, CO2 निकला तो माइनस आ गया, क्योंकि Na तो Na प्लस था, CO माइनस था बेसिकली। अब जब वाटर निकलेगा तो वाटर का H यहां आएगा। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज है, देखो कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है, कोई sp2 नहीं है कि ऊपर से भी आएगा नीचे से भी आएगा। sp2 में तो ऐसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में क्या होता है, ऊपर से भी आता है नीचे से भी आता है, तो आपके दो प्रोडक्ट बन जाते हैं। लेकिन यहां पे क्या है, ध्यान से सुनना, कार्बन पे लोन पेयर है, निगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर, इसमें होगी फ्लिपिंग। अगर आपने पढ़ा हो नाइट्रोजन फ्लिपिंग, नाइट्रोजन फ्लिपिंग याद है, आइसोमरेजम में बताई गई थी, तो यहां क्या होगी, फ्लिपिंग होगी। उसमें बताया गया था जीओसी में, बेसिक स्ट्रेंथ कम कर देता है फ्लिपिंग। फ्लिपिंग का मतलब होता है लोन पेयर घूम जाता है, ऐसा समझो। फ्लिपिंग क्या होता है, जैसे हमने कहा कि भाई ये है जोर लगा के मारना, जम के जितना दम हो मारो, किसी ने बहुत जोर से मारा, हमने हाथ हटा लिया, तो इसका मतलब क्या है, लुका छुपी का खेल है। तो होता क्या है कि ऐसे सोचो कि जैसे इनका लोन पेयर ऐसे है, ठीक है, यहां कुछ लगा है ऐसे ऐसे, अगर कोई एजेंट अटैक करने गया तो एन लोन पेयर खट से अपना पलट लिया, लो ऐसे, ये है फ्लिपिंग। जब सोचो कि H तो बहुत सारे हैं, वाटर में H तो बहुत सारे हैं, तो ये इधर गया तो ये इधर आ गया, तो H इधर से भी आएगा इधर से भी आएगा, यानी इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे। ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाइएगा, इस बात की गारंटी है। यहां से CH3D, ये H था बेटा, यहां H, यहां से आएगा H, यहां T, यहां D, साथ में बनेगा CH3H T, और ये पलट दो H D T। तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो यहां पे कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इस काइरल में चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है, सिंगल। तो ये क्या कहेंगे, ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, डाइस्टियोआइसोमर्स है। ये क्या है, एक दूसरे के डाइस्टियोआइसोमर्स। तो ऑप्शन देख लेना कौन सही हुआ। अच्छा एक बात हो, डाइस्टियोआइसोमर्स, जैसे इनैंशियोमर्स को आप ध्यान से, इनैंशियोमर्स को आप सेपरेट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, चेक करो। अगर आप इनैंशियोमर को देखोगे तो इनैंशियोमर को आप रिजॉल्व कर सकते हो काइरल रिएजेंट से। अच्छा इसमें जो है ऐसे सोचो कि अगर इन दोनों को अपने को सेपरेट करना है, सोचो तो क्या इसमें अकाइरल रिएजेंट से आप सेपरेट कर सकते हो। इसलिए हमने उसमें लैंग्वेज चेंज की, क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जब आप इनैंशियोमर को सेपरेट करने की बात करते हो तो इनैंशियोमर्स को केवल आप काइरल रिएजेंट से सेपरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके इनके डाइस्टियोआइसोमर है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो वैसे भी सेम नहीं होती, तो इन्हें फिजिकल मेथड से भी आप सेपरेट कर सकते हो, अकाइरल रिएजेंट से भी सेपरेट कर सकते हो। तो दो आंसर आएंगे, एक तो डाइस्टियोआइसोमर और दूसरा कैन बी सेपरेटेड बाय अकाइरल रिएजेंट, हो सकता है दोनों आंसर आ जाएंगे। देख लीजिए, कर लीजिएगा, दोनों आंसर आएंगे भाई। एक बात और समझिए, एक और प्रोसेस होता है ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन क्या होता है कि अगर आप देखो
कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास और इसमें जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके हीट करा दो, तो यहां से प्रोडक्ट बन जाता है CH3COCH3 का। ध्यान रखना कैसे, जब इसमें CaOH होल ट्वाइस की रिएक्शन होगी तो सबसे पहले होगी एसिड बेस रिएक्शन, 2 मोल इसके होंगे, ये देखो ये बन गया कैल्शियम एसीटेट, पहला स्टेप। और जब इसको हीट करोगे ना तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखो ये अलग हो जाता है, ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया और ये आपस में जुड़ गया, ये देखो ध्यान रखना। तो कोई भी जनरल जैसे PHCOH है, इसमें हम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हीट करा दें तो ये मिल जाएगा PHCOPH। ये देखो एल्डिहाइड के लिए आपको फॉर्मिक एसिड लेना पड़ेगा, ये देखिए अगर आप कई एसिड का मिक्सचर ले लेते हैं, मान लीजिए देखिए जैसे मान लीजिए CH3COH HCOOH और इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कर देते हैं, तो यहां से पॉसिबल प्रोडक्ट जो आएंगे CH3COCH3 HCHO प्लस CH3CHO, ये देखिए क्लियर। ध्यान रखिएगा भाई, ड्राई डिस्टिलेशन बोलते हैं इसको, क्लियर है क्या भाई, समझ में आया। देखिए इसके बाद जो है अगर अपन बात करें क्लेजन कंडेंसेशन की, क्लेजन कंडेंसेशन, it is a condensation of ester with ester or with carbonyl compound। देखो it is a condensation, it is a condensation of ester having alpha hydrogen with ester or any carbonyl compound। ये देखिए ठीक है, क्लियर। होता क्या है इसमें, देखिए पहले हम लोग ईस्टर की बात करते हैं। मान लीजिए ये आपका ईस्टर है, दिस इज इथाइल एसीटेट, और जब इस इथाइल एसीटेट का रिएक्शन आप C2H5O- से कराते हैं, दूसरा H+, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है CH3CO CH2CO OC2H5, ये देखिए चेक करो अब ये कैसे बना। तो देखो पहली बात ये क्या है कि जब क्लेजन कंडेंसेशन लेते हैं तो ये जो एल्कोक्साइड आयन है, देख रहे हो आप C2H5O-, ये जो एल्कोक्साइड आयन है यही बेस लेते हैं। अगर आप यहां NaOH बेस ले लोगे तो इस ईस्टर की बेसिक हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी और ये एसिड का सोडियम सॉल्ट बना देगा अगर NaOH लेते हो। इसलिए ध्यान रखते हैं कि जो ये एल्कोक्साइड आयन है वही बेस लेते हैं, क्लियर। उससे होता क्या है, ये अगर लीव करेगा या अटैक करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अलावा कुछ और ले लोगे तो ईस्टर बदल जाएगा, उसको ट्रांसएस्टरिफिकेशन कहते हैं। अगर आप मान लो यहां CH3O- ले लो, मिथॉक्साइड आयन, तो ये अलग होकर मिथॉक्साइड जुड़ जाएगा तो ईस्टर बदल गया ना बेटा। एक ईस्टर से दूसरा ईस्टर बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसएस्टरिफिकेशन, ठीक है। ओके, मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म में क्या होगा, देखो
सबसे पहले C2H5O माइनस का रिएक्शन हुआ, यहां से अल्फा हाइड्रोजन इसलिए बोला गया कि ये एसिडिक होगा, तो ये निकल के सबसे पहले बना देगा कार्बन आयन। चेक कर लो बेटा, ये कार्बन आयन बना, और ये जो कार्बन आयन बना ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल दूसरे स्टेप पे अटैक मार देगा। कैसे? देखिए, जब ये कार्बन आयन दूसरे स्टेप पे अटैक मारेगा तो एसिड डेरिवेटिव के साथ जो रिएक्शन होती थी उसे हम SNAE करते थे, न्यूक्लियोफाइल एडिशन देन एलिमिनेशन। तो देखिए क्या होगा, ये यहां गया और ये कार्बन यहां आया, तो यहां प्रोडक्ट क्या बना, ध्यान से देखिएगा, CH3, ये CO माइनस हो गया देखो, और यहां आपका जुड़ा है OC2H5, और यहां लग चुका होगा CH2COOC2H5। चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बोल दीजिए। अब ये O माइनस का तगड़ा प्लस आई इसको हटा देगा, ये लीविंग ग्रुप हो गया, तो ये लीव किया तो देखो यही बन गया, चेक करो, माइनस O माइनस C2H5। चेक करो, ये अलग हुआ, ये देखो, देखा? अच्छा, ये दूसरा H प्लस क्यों लिया गया है, इसका लेने का क्या पर्पस है? इसका पर्पस ये है बेटा कि जो C2H5O माइनस अलग हुआ है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है अभी, अगर ये और ज्यादा अभी बचेगा तो ये फिर यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, इसलिए निकलते ही H प्लस से कंबाइन हो जाएगा और C2H5OH बना देगा, जो कि बेस पुअर है, H निकाल नहीं पाएगा, इसलिए यहां पे रिएक्शन रुक जाएगी। अगर आपने H प्लस नहीं लिया तो ये रिएक्शन यहां पे रुकेगी नहीं, ध्यान रखना। चेक करो, तो ये जो है क्लेजन कंडेंसेशन है। क्या कहानी समझ में आई क्लेजन कंडेंसेशन की? अब देखो एक बात समझो, लिखना कैसे, प्रोडक्ट कैसे लिखना है जो सीधे आपको लिखना आ जाए। जैसे CH3COO C2H5, इसमें हमने लिखा C2H5O माइनस H प्लस। पहली बात तो देखो प्रोडक्ट आप कैसे लिखोगे, आपको पता चल गया ना क्लेजन है, खट से लिख दो। कैसे? 1 मोल ये है, इसका ये वाला पार्ट एल्कोक्साइड हटाइए और दूसरे का H यहां से अटैक करा दी, मैकेनिज्म ही है बेसिकली। देखो CH3CO ये अलग हो गया, ये वाला अलग कर दिए। अच्छा, जुड़ेगा कौन? यहां से दूसरे मोल का कार्बन आयन, तो CH2COOC2H5 ये लो। देखिए क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन हटाइए कार्बन आयन बनाइए, मन में सोचो, अल्फा हाइड्रोजन हटाइए कार्बन आयन बनाइए, बन गया? चेक करो, अल्फा हाइड्रोजन हटाइए कार्बन आयन बनाइए और उस दूसरे मोल का एल्कोक्साइड हटाइए, कार्बन आयन को भिड़ाइए, देखिए सीधे। अच्छा और समझो, अगर इसकी कभी आप हाइड्रोलाइसिस करा दो, एसिड हाइड्रोलाइसिस, तो ये ईस्टर है, ईस्टर की जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल बनता है। देखिए CH3CO CH2CO, यहां से OH, यहां से C2H5OH, ये देखो क्लियर बेटा? ये है आप देखो बीटा कीटो एसिड। चेक करो, और जब इसको हीट कर दोगे तो यहां से CO2 बाहर होके ये बन गया आपका एसीटोन, ये देखो। चेक करो, समझ में आया? देख लीजिए, ये है क्लेजन। कहानी समझ में आ गई? क्लेजन क्लियर? अच्छा देखो, अगर मान लो क्लेजन पढ़ रहे थे ना, हाँ, अगर अपन ये बात समझें कि क्लेजन तो समझ में आ गया भाई कैसे कैसे करना है, इसमें तो हमें लिखता कोई डाउट है। अब इसके बाद जो है आप ऐसे समझो कि क्लेजन से मिलती जुलती रिएक्शन, अगर अपन बात करें कि क्लेजन से मिलती जुलती रिएक्शन क्या है, वो है डीकमैन कंडेंसेशन। डीकमैन, अच्छा एक और पढ़ना था ना यार, क्लेजन कंडेंसेशन तो अपन पढ़ लिया, क्लेजन में हमने क्या क्या पढ़ा है, ईस्टर और ईस्टर का कंडेंसेशन। ऐसा भी हो सकता है ये देखो, अगर इसकी रिएक्शन
C2H5O माइनस CH3CHO से करा दें दूसरा H प्लस, ये क्रॉस्ड हो गया एक प्रकार से। तो ध्यान रखना, दो डिफरेंट का मतलब वही रेट्रो, पहले कार्बन आयन फिर ड्रॉप वाइज एस्टल्डिहाइड मिलाए होंगे, नहीं तो पहले एस्टल्डिहाइड से कार्बन आयन बना देगा। तो यहां से क्या होगा, देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CHOH CH2CO OC2H5। देखो हीट कर दोगे तो फिर यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, चेक करो, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है बेटा, समझ में आया? कोई डाउट हो तो बोलो, देख लो। पक्का ना? देखिए अब इसके बाद जो है DIAC डीक्मैन कंडेंसेशन। बेसिकली जो डीक्मैन कंडेंसेशन है वो इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन होता है। इट इज अ इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। ये देखिए, इट इज अ इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। चेक करो। अब क्या है इसमें, देखिए जैसे ये लीजिए, ये रिएक्शन है। इंट्रामोलिकुलर का मतलब दोनों साइड ईस्टर हैं, एक लाइन का है, बहुत आसान। देखिए आपको क्या तरीका बताएं कि एक मोल से अल्फा हाइड्रोजन हटाना है, कार्बन आयन बनाना है, और दूसरे में एल्कोक्साइड आयन हटा के कार्बन आयन को भिड़ा देना है। तो लो आंसर देखो, देखो यहां से तो कार्बन आयन बना लोगे, माइनस आ गया, यहां H हटा माइनस आ गया, और ये अलग हुआ और ये माइनस यहां जुड़ गया। चेक करो, देख लो कितने मेंबर की रिंग बनी, 1 2 3 4 5, क्या 5 मेंबर रिंग? बना लो 5 मेंबर रिंग, ये बन गई 5 मेंबर रिंग। इस कार्बन से, ये मान लो ये है, तो इससे क्या जुड़ा है, ये देखो, और ये वाला कार्बन कौन सा बेटा, ये चेक करो, क्लियर है? चेक कर लो जल्दी से। तो इसमें जो है क्या होगा, ये देखो, चेक कर लो जल्दी से, क्लियर? ठीक है, देख लो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर देख लेना। फिर देखो ये अलग हुआ, ये ऐसे समझो, ये ऐसे गया, ये वाला कार्बन निगेटिव यहां आया तो वो रिंग बन गई O माइनस ने इसको हटा दिया तो ये डबल बॉन्ड आ गया। ये है इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन, उसी को हम लोग जो है बोल देते हैं डीक्मैन कंडेंसेशन। क्या समझ में आ रहा है? देख लीजिए, पहले बताओ बात समझ में आई? अब एक रिएक्शन और होती है इसमें, कैनिजारो की तरह ही है। ये देखो टिशंको रिएक्शन। टिशंको रिएक्शन क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। मतलब कैनिजारो रिएक्शन के लिए लिमिटेशन क्या थी कि वही एल्डिहाइड कीटोन या एल्डिहाइड, कैनिजारो देते हैं मेनली एल्डिहाइड ही होते हैं, कीटोन तो एक इंट्रा में देते हैं। सो अगर देखा जाए कि वो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिजारो देते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने CH3CHO को लिया, क्लियर? इसमें जो है रिएजेंट होता है एल्युमिनियम इथॉक्साइड, और इसका जो प्रोडक्ट आता है वो देखिए क्या आता है, ईस्टर बन जाता है इसमें।
अच्छा, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैनिजारो क्यों है? देखो सीधा इसकी मैकेनिज्म अपने सिलेबस में नहीं है, आज तक आई नहीं से, और टाइम भी कम है इसलिए नहीं बता रहे। इसको क्या करते हैं, इसमें कभी प्रोडक्ट लिखना है ना आपको, तो क्या करो, इसमें कैनिजारो करा दो। अब ऐसे ही कैनिजारो में क्या होता था, एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस, तो इसको ऑक्सीडाइज कराइएगा तो ये COH बन जाएगा, और रिड्यूस कराइएगा तो एल्कोहल बन जाएगा। देखो एक एसिड एक एल्कोहल। अब इन दोनों को मिला के ईस्टर बना दो, दोनों को मिला के क्या बना दो, ईस्टर। कैसे होता है, इसका OH इसका H निकाल दो, ईस्टर बन गया। देखो आंसर आ गया। यानी कोई भी एल्डिहाइड हो उसको आप क्या करो, कैनिजारो मन में करा लो, एसिड एल्कोहल ईस्टर बना लो, और अपने आप बना सकते हो तो अपने आप बना लो। जैसे देखो मान लो PHCHO है, इसमें एल्युमिनियम इथॉक्साइड की रिएक्शन कराए, कैनिजारो हो गया। अब यहां से क्या होगा, देखो ईस्टर, इसका ऑक्सीडेशन दिस, रिडक्शन एल्कोहल, ये बन गया आंसर। देखिए ये है टिशंको। कहानी समझ में आई टिशंको की? देख लीजिए। देखिए E बना, और E में F बना। ठीक है बेटा, F में हाइड्रोलाइसिस कर दिए तो G+H बना। G को हीट कर दिए, I बना। I में NaOH, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH करा दिए तो J बना। ZnHgHCl से रिएक्शन करा दीजिए, K बना। K में HBr का रिएक्शन कराइए, L बना। एक्वस KOH फिर मिलाइए तो M बना। कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट कराइए तो N बना। N में ओजोनोलाइसिस कराइए तो O बना। O में डाइल्यूट NaOH हीट कराइए तो P बना। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? यहाँ इसमें भी आते हैं। यहाँ से अगर अपन रिएक्शन कराएं, कॉपर 300 की Q बनाएं, इसमें एल्युमिनियम इथॉक्साइड की रिएक्शन से R बना। ओके, R से आप जो है C2H5O- फर्स्ट सेकेंड H प्लस से S बना। R से S बना, और S जो है जब इसकी हाइड्रोलाइसिस कराए, तो जब इसकी अपन ने हाइड्रोलाइसिस कराई, ध्यान से सुनिएगा बेटा, तो आपको जो है एक तो H बन जाएगा, ध्यान से, एक तो क्या बन जाएगा, H। क्लियर?
एक आपका H बना, और मान लीजिए जो H वहाँ कहाँ बना था, ऊपर कहीं बना था, वही हमने H बना दिया, ठीक है। और एक आपका बन जाएगा S के बाद T, ठीक है बेटा। तो H और T, T में जो है हीट किए तो U मिला, U में जो है I2NaOH, तो V प्लस W मिला, और MgHg वाटर से X मिला, और कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट से Y मिला, और Y में I2NaOH मिलाए तो आपका फिर से W Z मिला, Z में NaOH CaO कराए Z1 मिला, Z1 में बेटा Cl2HNu कराए तो Z2 मेजर लिखना है आपको, और जब इसमें Br2HNu कराओगे तो आपको Z3 ये मेजर लिखना है। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? अच्छा, यहाँ से जो W है उसमें जब हम एक्सेस में NaOH मिला देंगे सो आपको Z4 मिल जाएगा। क्लियर? और जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करा देंगे तो Z5 कैथोड पे मिलेगी। ठीक है? और ठीक है, अब जगह है कहीं? और कहीं जगह दिख रही हो तो और बढ़ा देते बेटा। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना करिए। ठीक है बेटा, नोट कर लिए।